देखो अच्छा बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा का है। नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत हमने पहला टॉपिक आपको पढ़ा दिया था, और पहले टॉपिक का नाम क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में हमने आपको थोड़ी सी बातें बताई थी कल के वीडियो में, आप लोग उसको समझे होंगे। उसमें ये बताया गया था कि शुरू में जितनी भी चीज़ें हैं ब्रह्मांड में, जैसे कि जो भी चीज़ मौजूद है, तो जितनी चीज़ भी ईश्वर ने द्रव्यमान जिस चीज़ को दे दिया, जितना ब्रह्मांड में उतना ही फिक्स है, जितनी ऊर्जा भगवान ने दे दी उतनी फिक्स है, यानी ऊर्जा का संरक्षण है और द्रव्यमान का संरक्षण है। लेकिन बाद में क्या है, आइंस्टीन ने दोनों में संबंध बता दिया। आइंस्टीन ने संबंध कौन सा बताया था, E बराबर mc² के बराबर बताया था। तो इससे ये निकल आया कि हम किसी भी द्रव्यमान, कोई भी द्रव्यमान को हम ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये था कि भाई अब अगर दो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ना द्रव्यमान संरक्षित हुआ ना ऊर्जा संरक्षित हुआ है, हुई कि नहीं, बदल सकते हैं एक दूसरे में। तो इसलिए क्या हुआ, बाद में ये बताया गया कि ऊर्जा और द्रव्यमान का संयुक्त रूप से संरक्षण होता है। कैसे संरक्षण होता है, संयुक्त रूप से। ऊर्जा और द्रव्यमान संयुक्त रूप से संरक्षित है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्लियर? ये सब बातें हमने आपको कल बता दी थी। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, ये क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए, देखो हमने आपको गामा किरणें तो बताई, गामा किरणें बताई कि नहीं, गामा किरणें आपको बताई। ठीक, तो गामा किरणें कहाँ से आपको पता चली थी, जो हमने रेडियो एक्टिव चैप्टर आपको बताया था। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनसे अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा कण और गामा किरणें निकलती रहती हैं। वास्तव में गामा किरणें, अगर हम ये कह दें कि गामा फोटान, इन किरणों को गामा फोटान अगर कह दें, क्या कहते हैं, गामा फोटान, तब भी कोई गलत बात नहीं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इनके पास अगर हम कह दें गामा किरणें या गामा फोटान, तो ऊर्जा फोटान कह दिया, तो फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, hν के बराबर, इसके बराबर होती है, hν के बराबर। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिए। देखिए, सबसे पहले युग्म उत्पादन क्या है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर कोनो ऐसा गामा किरण है या गामा फोटान है जिसके पास तमाम ऊर्जा है, ऊर्जा कितनी होनी चाहिए अभी आपको अभी बताएंगे। ये पहले याद रखो कि कोई भी गामा किरण या गामा फोटान है उसके पास ऊर्जा है, लेकिन एक फिक्स ऊर्जा होनी चाहिए, कितनी है वो आपको बताएंगे। तो ऊर्जा अगर है और वो गामा फोटान बड़ी तेजी से चलो आ रहा हो, और आने के बाद वो क्या कर रहा है, कोनो ऐसे पदार्थ से टकरा रहा है, किसी ऐसे या भारी पदार्थ से टकरा रहा है। मान लो कोई भी पदार्थ है, ये गामा फोटान आ रहा है, आकर के यहाँ से टकराया। ठीक, आकर के यहाँ से टकराया, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो जैसे इससे टकराया, तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा कोई पदार्थ है, भारी पदार्थ है। भारी पदार्थ की बात अगर कही देंगे तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि उस पदार्थ का परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भारी पदार्थ जैसे टकराया, तो टकरा करके ये क्या करेगा, गामा ये फोटान तुरंत इसके नाभिकों के द्वारा, किसके नाभिकों के द्वारा, इस पदार्थ के नाभिकों के द्वारा जो गामा फोटान है वो अवशोषित कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात देखो फिर समझिए। हमने क्या बताया कि मान लेते हैं ये गामा फोटान है और गामा फोटान बड़ी तेजी से आ रहे हैं और ये किसी भारी पदार्थ से टकराएंगे। किससे टकराएंगे? भारी पदार्थ। तो मान लो अभी भारी पदार्थ आपको बताया कि दिखाया था, ये कोनो भारी पदार्थ का नाभिक है। ठीक, क्या है उसका नाभिक, क्या है उसका नाभिक। अब जैसे इससे टकराएगा ये गामा फोटान, तो टकराने के बाद ये क्या है, नाभिक जो है, नाभिक ये क्या करेगा, इसको अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषित करने के बाद जो एक ही टोटल ऊर्जा होगी वो किसके पास जाएगी? नाभिक के पास जाएगी। इसमें एक विशेष प्रक्रिया होती है, और विशेष प्रक्रिया होने के पश्चात इससे क्या होता है, या इसे मान लेते हैं जैसे इसके पास ऊर्जा गई तो इसमें कोई एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के तहत इससे क्या है, दो ठीक कण निकलते हैं। ठीक है, एक कण जो है उसको कहते हैं ऐसे से दो निकलते हैं, एक इधर को एक इधर को। ठीक, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन और दूसरे का नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है पॉजिट्रॉन। क्या नाम है? पॉजिट्रॉन। अब कह दो ये पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जाना था, इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दें बच्चा, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे अगर कर दें या फिर ऐसे कर दें बच्चा, ऐसे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐसे कर दें, इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित दिखा दें, कोई गलत बात है क्या? नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेजी से तीव्रगामी गति से भागते हुए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वही तो बीटा किरणें होती है कि नहीं, होती हैं कि नहीं? तो भाई आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन होता है? माइनस वाला। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन होता है? माइनस वाला। लेकिन जब बीटा किरणें किसी से निकलती हैं, हमने आपको ये भी बताया था, याद होगा, कौन वाला चैप्टर? रेडियो एक्टिव।
तो बीटा किरणें जब किसी पदार्थ से निकलती हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में क्या होता है? एक की वृद्धि, और परमाणु भार में कुछ नहीं। तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो देखो हमने क्या बताया कि जैसे ही मान लो गामा किरणें, ये गामा किरण कोई जा रहा है या गामा फोटॉन जाकर किसी नाभिक से टकराएगा तो नाभिक उसको अवशोषित कर लेगा, और एक विशेष प्रक्रिया के तहत इससे दो कण निकलेंगे, एक कण निकलेगा इलेक्ट्रॉन और एक कण निकलेगा पॉजिट्रॉन। अब पॉजिट्रॉन का जो प्रतीक होता है वही भी होता है बीटा माइनस, ठीक है, 0, ये होता है पॉजिट्रॉन। लेकिन आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आवेश कैसा होता है? माइनस का। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? माइनस। यानी आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस का होता है, पॉजिट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? धनात्मक। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है उसी के जैसा पॉजिट्रॉन है, परंतु पॉजिट्रॉन पर आवेश धनात्मक होता है। कैसा होता है? बात समझ पा रहे नहीं? तो क्लियर आपको समझ में आया कि नहीं? देखो इधर क्या हुआ कि जब कोई गामा किरण या गामा फोटॉन किसी ऐसे परमाणु से या भारी परमाणु से टकराता है तो उसका जो परमाणु है वो क्या करता है? उस गामा फोटॉन को अवशोषित कर लेता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है उत्सर्जित हो जाते हैं, निकल आते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन क्यों कह दिया? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, उत्पादन का मतलब होता है नई चीज प्राप्त होना। तो युग्म उत्पादन यानी दो चीजों का उत्पन्न होना। तो युग्म है जोड़ा में उत्पन्न हो रही चीज कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, और उत्पादन हो रहा है इन दोनों का, मतलब नई चीजें निकल आई कि नहीं? तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। क्या कहते हैं? मेरी बात समझ पाए? ठीक। तो ये प्रोसेस, ये पूरी आपकी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। युग्म उत्पादन क्या है? इसी की उल्टी होती है युग्म विनाश। तो युग्म विनाश को अभी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको और समझाएं। अब एक चीज देखो, एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चा जो ये तुम्हारा गामा फोटॉन है, ये जब जा रहा है तो अगर हम कोई भी गामा फोटॉन ऐसे, तो मान लो सूर्य की किरणें आ रही हैं, उनके पास मान लिया गामा फोटॉन आते हैं, उससे निकल करके आ गए और उससे आ करके और टकरा गए किसी भी पदार्थ से, टकरा गए, लोहा से टकरा गए या नीचे से टकरा गए। तो कह दो भाई जी वो उसे सूर्य की किरणों से फोटॉन आ रहे हैं, तो वो अगर टकराएंगे किसी पदार्थ से, मान लो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वो उनके पास भी तो परमाणु है सबका, तो सबके पास अपना परमाणु है। तो कह दो भाई जी तो फिर ऐसा एक प्रोसेस होगा कि अगर वे फोटॉन आ करके, ये गामा फोटॉन आ करके किसी भी पदार्थ से टकराए, क्योंकि तुम बता रहे हो कि गामा फोटॉन ऊर्जा है इसके पास, और आ करके टकराया, तो टकराने के बाद ये प्रोसेस सभी जगह हो रहा होगा, नॉर्मल है, सभी जगह होना चाहिए, यह युग्म उत्पादन का प्रोसेस सब जगह होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा कहाँ नहीं होता है? देखो हमने आपको बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव परिघटना, कि जब सूर्य की किरणें जब आकर के किसी धातु से टकराती हैं, तो टकराने के बाद उससे क्या होगा? किरणें आकर के धातु से टकराएंगी या फोटॉन आके धातु से टकराएंगे, तो टकराने के बाद क्या होता है? उस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। बात समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अंग्रेजी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तो होता है, तो कई दो एक साथ यही प्रभाव होना चाहिए फिर, लेकिन ये प्रभाव नहीं होता साथ में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो बच्चा, पहली बात तो ये कि गामा फोटॉन होने चाहिए। कौन होना चाहिए? गामा। दूसरी बात ये कि गामा फोटॉन आई ना कि कौन गामा फोटॉन चलो आके टकरा दी निशा के परमाणु से, तो यह घटना हुई गई ना। केवल और केवल वही गामा फोटॉन युग्म उत्पादन की परिघटना कर सकते हैं जौने गामा फोटॉन के पास 1.51 जैसे 51 बड़ा 2 करियो तो कितना हुई है? 2 1 कम 2 5 दूनी 10, ठीक है। जौने गामा फोटॉन के पास, याद रखना है, जिस गामा फोटॉन के पास 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी। ना ही बात समझ पाए, ध्यान समझते रहना मेरी बात। देखो अगर मान लो इसे तो हम क्या कही, ये जो युग्म उत्पादन की घटना है वो सभी गामा फोटॉन नहीं दिखा सकते हैं। कौन गामा फोटॉन दिखाएंगे? जिस गामा फोटॉन के पास 1.02 मिलियन MeV है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है या ऐसे ज्यादा हो। इससे कम अगर ऊर्जा है, मान लो ये जैसे 4-5 आ रहा है, देखो समझो, एक ये गामा फोटॉन आ रहा हो, एक ये गामा फोटॉन आ रहा हो, 3-4 गामा फोटॉन आ रहा है, सब टकराए ना के। एक के पास 1 से कुछ कम ऊर्जा रहा है, मान लें के पास 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, ठीक। एक के पास 0.7
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और एक के पास 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। तो भैया केवल और केवल ये वाला गामा फोटान ही युग्म उत्पादन की घटना को दिखा सकता है। बाकी ये सब जो फोटान है ये बेकार के हैं, इनमें युग्म उत्पादन की घटना की क्षमता नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? यानी केवल के एक ही बस के हुई है जिसके पास 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा होगी, केवल वही गामा फोटान युग्म उत्पादन की घटना को दिखा सकता है, और कोनो गामा फोटान युग्म उत्पादन की घटना को नहीं दिखा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? यहाँ तक समझ पाए? अच्छा, तो ये क्लियर, आपको बात समझ में आ गई? तो ये बात पॉइंट आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। केवल 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटान ही ऊर्जा वाले गामा फोटान ही युग्म उत्पादन की घटना को करा सकते हैं। ठीक, को करा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो, अगर हम आपको बताया तो ये पूरा प्रोसेस बता दिया। इसका अगर समीकरण लिखेंगे तो एच न्यू, ये क्या है? एच न्यू ये गामा फोटान की ऊर्जा है। लिख देते हैं गामा फोटान की ऊर्जा। अब इधर ये गामा फोटान की ऊर्जा, इनको मिटाओ, ये तो सब बेकार के हैं ना, केवल ये वाला बना रखो। ये गामा फोटान की ऊर्जा, ठीक है? ये गामा फोटान जा रहा है, इसको लिख दो गामा फोटान। ये गामा फोटान है, ठीक बच्चा? अब गामा फोटान जाके टकराया होगा तभी तो युग्म उत्पादन की घटना हुई। तो हमने क्या बताया? गामा फोटान की ऊर्जा मान लिया एच न्यू है, और यही ऊर्जा किसको मिली? नाभिक को। और तभी उसकी प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 कण निकले हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या है? बीटा, और ये 1+0 इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का बीटा यहाँ -1, ये इलेक्ट्रॉन है। भाई यही ऊर्जा दी गई है तभी तो ये दोनों बने हैं, ठीक? ये इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आप ये नहीं समझो कि यहाँ प्लस लगा है तो इलेक्ट्रॉन में प्लस आवेश होता है। ये प्लस परमाणु क्रमांक की वृद्धि को दिखा रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। बात समझ पाए? क्लियर? ये पूरा प्रोसेस जो है ये युग्म उत्पादन का है। किसका है बच्चा? युग्म उत्पादन का। ठीक, तो इतनी चीज नोट करो, फिर हम युग्म विनाश बताते हैं। ठीक, तो अब यहाँ तक इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, वही प्रक्रिया जो समझाया भाई है। जब कोई ऊर्जित गामा फोटान किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। अब एक प्रश्न आपसे हम पूछते हैं, आप लोग ये बताओ कि अगर मान लो जो ये गामा फोटान आ रहे हैं और ये जो नाभिक है, ये नाभिक, ठीक, जो पदार्थ है ये मान लेते हैं लोहे का नाभिक है, यानी लोहे पे गिरा है। अगर हम आपसे ये कहें कि जो गामा फोटान है इनकी ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इतने इससे कम ऊर्जा वाले फोटान आकर के फट गिर रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये बताओ कि तब युग्म उत्पादन की प्रक्रिया तो होगी नहीं, लेकिन कौन सी प्रक्रिया होगी? तब कौन सी प्रक्रिया संभव हो सकती है? बताओ, कोई प्रक्रिया संभव होगी तब? हाँ, बताओ भाई, नहीं पता? देखो, जब अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये फोटान जो है, गामा फोटान, अगर इनकी ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, याद रखना एम फॉर मिलियन है। एम फॉर क्या है? मिलियन। ये लिख लेना एक जगह, एम फॉर मिलियन। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इससे ऊर्जा अगर कम है, तो फिर गामा फोटान अगर किसी परमाणु से टकरा रहे हैं तो इस समय जो प्रक्रिया दिखाएंगे वो दिखाएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कौन से दिखाएंगे? यदि गामा फोटान की ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो यह प्रकाश वैद्युत
प्रभाव की घटना को दर्शाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मान लो कोनो भी फोटॉन आकर के किसी धातु के उस पर गिरती है आकर के, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना होती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना क्या है कि जैसे ही फोटॉन आकर के गिरा तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं उसकी सतह से। तो कौन घटना को दिखाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। अगर 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊर्जा कम है। लेकिन एक चीज़ देखो, अब हम आपसे यूँ कहा कि ये तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन है और यो एक कौन है? यो एक इलेक्ट्रॉन है और यो एक पॉजिट्रॉन है। इन दोनों के द्रव्यमान जो है बिल्कुल सेम होती है, जितना बड़ा यो उतना बड़ा यो, दोनों सेम द्रव्यमान के हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? दोनों के द्रव्यमान बिल्कुल सेम है, जितना किलोग्राम के यो है उतने किलोग्राम के यही समझ लो। ठीक, एग्जैक्ट द्रव्यमान इसका कुछ होता है वो मैं याद नहीं एकदम, इस पर आप देख लेना। दोनों एकदम अगर इनका द्रव्यमान बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं, बस अंतर कितना है कि एक्स पे माइनस है इस पे प्लस। अब जैसे ये नाभिक से टूटे हैं, बिल्कुल सेम है, तो नाभिक से जैसे टूटे, तो अब तुम यो दिमाग लगा के बताओ कि तेजी से कौन भगी है, ज़्यादा स्पीड में कौन भगी है। ये दोनों एकदम स्पीड में बराबर भगी हैं कि ज़्यादा एक तेज भगी है एक धीमा भगी है, कि दोनों की रफ्तार बिल्कुल सेम हुई है। जल्दी से बताओ फटाफट। देखो अब जैसे ये दोनों भाई निकले, एक पॉजिट्रॉन ऐसे निकलो, एक इलेक्ट्रॉन निकलो, तो होगा क्या? ये है नाभिक, ये क्या है? नाभिक। और नाभिक के पास आपको पता है धनावेश रहता है। क्या रहता है? धनावेश। तो जैसे ही दोनों निकल के भगवे वाले रहा है, क्योंकि बिल्कुल सेम ऊर्जा है इनके पास। बात समझ पा रहे हो? भगवे वाले दोनों जैसे रहा है, और लेकिन दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, बस अंतर का है के ऊपर ऋण आवेश है, के ऊपर धन आवेश है। तो जो इसे भगवे वाले रहा है, तो इसे नाभिका का ये ऐसे इलेक्ट्रॉन से आओ चाचा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो ऋण आवेश वाले हो, है ना? पकड़ के खैचल लागी है अपनी तरफ। और पॉजिट्रॉन का ये तुम जाओ दूरी है, हम तो पहले धन हम चले आ रहे हैं हमारे जैसे, एक हमर ये धगे है, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा और इसको अपने आप अपने पास बुलाएगा। कौन बुलाएगा? नाभिक। यानी इलेक्ट्रॉन को तो आकर्षित करेगा, अब पॉजिट्रॉन को धकिया आएगा। तो भैया जब एक धकिया, पहले तो जा ही रहा धक्का देखे वो, अब फिर ऊपर से नाभिक को धकिया आ रहा कूच के, तो रफ्तार की एक ही ज़्यादा हुई है पॉजिट्रॉन, ये एक ही ऊर्जा बहुत ज़्यादा हुई है कि गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, और एक ही गतिज ऊर्जा कैसे हुई है? कम। तो इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा, किसकी ज़्यादा होगी? गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। किसकी बच्चा? पॉजिट्रॉन की ज़्यादा। और इसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? ऊर्जा इसकी कम होगी। कैसी होगी? कम। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो आपसे अगर कोई कही दे कि जैसे ही युग्म उत्पादन की घटना होती है, तो जो नए कण ये निकले हैं इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन, दोनों की गतिज ऊर्जा क्या बराबर होती है? क्या दोनों बराबर रफ्तार से जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, दोनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। जो पॉजिट्रॉन होता है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। क्यों होती है ये बता दिया। क्लियर? तो ये को नोट कर लो, फिर आगे हम आपको युग्म विनाश बताते हैं। अब देखा था ना बच्चा युग्म विनाश, तो युग्म विनाश का है युग्म विनाश। ठीक, युग्म विनाश का मतलब जो नाश कर दे अपने आप का। ठीक, तो युग्म उत्पादन में क्या आते हैं कि कौनो गामा फोटान जेकी ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, वो जा करके किसी भारी नाभिक से टकराता है, तो टकराने के पश्चात उससे दो कण निकलते हैं। जैसे एक कण होता है पॉजिट्रॉन, दूसरा कण कौन होता है? दूसरा कण हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन। इसके विपरीत जो युग्म उत्पादन है, एक पॉजिट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ऐसे प्रक्रिया हो रही बहुत सारी, अब दुई पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो ऐसे घूम रहा है। ठीक, ऐसे ये हमने एक प्रोसेस बताया आपको, एक पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और रास्ता में घूमत घूमत का एक दूसरे देख लेना, मिल गई है। क्या करें? एक दूसरे के देख रहे हो, मिल गए, और मिलने के बाद जैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, जैसे ही एक दूसरे के करीब आएंगे, समीप आएंगे परस्पर, जैसे ही मिलेंगे तैसे एक दूसरे को बर्बाद कर दिए, एक दूसरे का विनाश कर देंगे। और विनाश करने के बाद फिर क्या होगा? दो नए गामा फोटानों का मतलब उदय हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये विनाश क्या है? तो जब कभी एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन परस्पर समीप आ करके परस्पर समीप आते हैं, तो इनका दोनों का विनाश हो जाता है तथा द्वि नए गामा फोटानों का उदय हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश। सरल सी प्रक्रिया। ठीक है, तो युग्म विनाश लिख दें। क्या बताओगे? जब कभी एक पॉजिट्रॉन, ऐसे लिख देते, एक पॉजिट्रॉन तथा
एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो यह मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। तथा दो नए गामा फोटानों का उदय होता है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। ठीक, तो देखो बच्चा क्या है, एक ही तुम्हारा, देखो एक कौन है, एक तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एक है पॉजिट्रॉन। ये आपस में मिल करके एक दूसरे को समाप्त कर देंगे तो द्वि गामा फोटानों का उदय कर देते हैं। ठीक, किसका उदय कर देते हैं? दो गामा फोटानों को। यही जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? युग्म विनाश। और ये तुम्हारा क्या है? युग्म उत्पादन। तो युग्म उत्पादन और युग्म विनाश दोनों समझ में आया आपको? ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे चीज़ें।